प्रोबेबिलिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम लोग अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, सो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिस इज आवर सेकंड टॉपिक। एक सजेशन मैं आपको दे देता हूँ, सबसे पहले आपको सिलेबस का वीडियो देखना है, प्रोबेबिलिटी सिलेबस ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था, सीक्वेंस में बताया था, टोटल हमें 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो कौन सा कब पढ़ेंगे वो सब हमने बताया है। तो आप पहले मेरा सिलेबस का वीडियो देख लो, उसके बाद फिर आपको देखना है फर्स्ट टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट वाज योर बेसिक टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था बेसिक टर्म्स क्या है, जैसे सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है एंड सो ऑन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, प्रोबेबिलिटी उनको समझ नहीं आती, कारण नहीं होता है कि उनको बेसिक बेसिक टर्म्स भी नहीं पता होती। तो अगर आपको बेसिक टर्म्स भी नहीं पता तो ऑब्वियसली आप टॉपिक को कैसे क्लियर करोगे, ठीक है। तो इसलिए पहले सबसे पहला काम सिलेबस देखना है, उसके बाद आपको बेसिक टर्म्स इन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी वो देखनी है। बेसिक टर्म्स मैंने सारी क्लियर करी थी आपको। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी की सीरीज में थर्ड वीडियो है मेरा। फर्स्ट वीडियो सिलेबस वो आपको चेक करना है, उसके बाद बेसिक टर्म्स वो आपको चेक करना है, उसके बाद आप ये थर्ड वीडियो शुरू करोगे तो बहुत ढंग से और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो वही बातें कंसेप्ट हेजी रह जाएंगे। और मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर प्रोबेबिलिटी में आपको जरा सा भी कोई कंसेप्ट हेजी रह गया ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा भाई, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बहुत आराम से करना। पहले वो दोनों वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखोगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो क्या कहती है। जैसे हमारे पास ना दो इवेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। वी हैव टू इवेंट्स ए और बी। इवेंट्स याद है ना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये है हमारे पास सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस में बहुत कुछ होगा, जैसे आपने डाइस रोल किया तो 1 to 6 है ना, जैसे आपने डाइस रोल किया, ठीक है। डाइस रोल किया तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, 1 2 3 अप टू 6, ठीक है। तो ये है हमारा एक्चुअल सैंपल स्पेस। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, डाइस रोल सैंपल स्पेस ये होगा। अच्छा, अब हमने कोई भी दो इवेंट्स मान लिए ए और बी, तो लेट अस सपोज ये कोई इवेंट है ए और ये कोई इवेंट है बी, ठीक है। सो दिस इज इवेंट ए एंड दिस इज इवेंट बी। अब मैं आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसको कैसे पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। मैं लिख देता हूँ भाई, बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको दिक्कत में डालेंगे। वैसे तो हम बहुत बार यूज करते रहेंगे बट स्टिल मैं लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको ऐसे पढ़ना है, ए गिवन बी। और इसको कैसे पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है। अच्छा, और इसको ढंग से अगर मैं समझाऊं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये आपसे एक क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है और उसके बाद मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि ए हैपन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये है जी ए गिवन बी, और बी गिवन ए क्या होगा भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी, बी ऊपर है ना इसलिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी गिवन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, ए ऑलरेडी हैपन हो चुका है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो इसको कैसे निकालें, है ना। तो अब पहला क्वेश्चन उठेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हम लोग कैसे निकालें, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो एक बात ये सोचो, बी क्योंकि ऑलरेडी हैपन हो चुका है तो मेरा नया सैंपल स्पेस बी है, अब एक्चुअल सैंपल स्पेस नहीं रहा हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन से समझा देता हूं, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। जैसे मैं आपको बोल देता हूं इवेंट ए, दो इवेंट है ना ए और बी, हमने डाइस रोल किया था, सैंपल स्पेस क्या था हमारा, रोलिंग अ डाइस। तो सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 अप टू 6, डाइस रोल किया, सैंपल स्पेसेस 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, ये हमने लिख रखे हैं। दिस इज आवर सैंपल स्पेस। अच्छा, इवेंट ए मैं मान लेता हूं से इवन नंबर, ए से इवन नंबर। अच्छा जी, बी क्या है, बी है, या चलो ए हम ले लेते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। ए हम ले लेते हैं जी प्राइम नंबर और बी हम ले लेते हैं इवन नंबर, ठीक है। समझ में आया। तो इवेंट ए क्या है भाई, प्राइम नंबर रखकर हुआ, और इवेंट बी क्या है जी, इवन नंबर रखकर हुआ। तो अब ए प्राइम नंबर, इसमें से बताओ जरा कौन कौन सा है प्राइम नंबर, एक तो 2 प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 आएगा, है ना, सॉरी 3 आएगा पहले, है ना, 2 3 और 5, ठीक है। तो ये है जी प्राइम नंबर,
अच्छा जी, उसके बाद फिर इवन नंबर कौन कौन से हैं जी? 2, 4 और 6। समझ में आ रहा है? तो ए हो गया इवेंट प्राइम नंबर का, दैट इज 2, 3, 5, और बी हो गया जी इवन नंबर, दैट इज 2, 4, 6। वही बात है प्लीज। अब बेसिक बेसिक से क्वेश्चन जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो बच्चे पूछते थे कि 1 इज आल्सो प्राइम नंबर। नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है भाई। कमेंट और उसकी प्लेलिस्ट देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है भाई? एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। दो फैक्टर होने चाहिए। तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 1, तो दो फैक्टर नहीं है ना, हम वहीं फंस गए। ठीक है जी, तो 2, 3 और 5 ये हमारे प्राइम नंबर, और इवन नंबर है जी 2, 4, 6। तो अब मैं आपसे देखो कॉमन सेंस से क्या पूछ रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बताओ क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, पहले तो कॉमन सेंस से बताओ, फिर मैं फॉर्मूला वगैरह ड्राइव कराऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड का मतलब क्या हुआ कि इवन नंबर शो हो चुका है डाइस पे। इस बात को समझो। गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड का मतलब क्या हुआ? नाउ योर न्यू सैंपल स्पेस इज बी एंड नॉट एसएस। ठीक है, मैं लिखता हूं एक बात। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो यहां मैं लिखता हूं एक बारी कि चलो इसको मैं एक बार काट के ना नीचे अच्छे से लिखता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूंगा कि बी बी ऑलरेडी हैपेंड मींस व्हाट? बी ऑलरेडी हैपेंड, कॉमन सेंस से सोचो भाई। बी ऑलरेडी हैपेंड, बी हैपन हो चुका है। बी हैपन हो चुका है इसका मतलब क्या हुआ भाई? अब जो आपका बी हैपन हो चुका है तो फिर क्या क्या डाइस पे शो हुआ होगा? क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या शो हुआ होगा डाइस पे? 2, 4 या 6। बी ऑलरेडी हैपेंड है तो इवन नंबर शो हो चुका है डाइस पे, आपको पता है 2, 4 या 6 में से कोई आया होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? योर न्यू सैंपल स्पेस इज योर बी। ठीक है, न्यू सैंपल स्पेस इज बी। ये कॉमन सेंस से बात समझ आ रही है? न्यू सैंपल स्पेस इज बी। ठीक है, अब एसएस आपका सैंपल स्पेस नहीं है, बी सैंपल स्पेस है। क्यों? क्योंकि बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है। अब क्योंकि बी हो चुका है तो नया सैंपल स्पेस बी है, ना कि एसएस। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये नहीं बोलना, अब आपको क्या बोलना है? 2, 4, 6 यही है हमारे पास। अच्छा, अब मैंने क्या पूछा आपसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो ए हैपन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अब आप मुझे बताओ, ए क्या था? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या था जी? 2, 3, 5। अब 3 और 5 की तो वैसी प्रोबेबिलिटी गई। क्यों 3 और 5 कैसे आएगा जब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं 2, 4 या 6 में से कोई ना कोई शो हुआ है। 3 और 5 का तो मतलब ही नहीं है। तो एक्चुअली फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो सिर्फ 2 आया होगा। दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी। तो 2, 4, 6 में से 2 आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? ऑब्वियसली इस ये 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए। ठीक है, तो मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए या हैपनिंग, हाँ ठीक है चलो वैसे लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी ऑलरेडी हैपेंड, गिवन बी ऑलरेडी हैपेंड। हाँ जी, तो क्या होगी जी? ऑब्वियसली 1/3 होगी। बिल्कुल कॉमन सेंस से कर रहा हूं, अभी मैं सारी फॉर्मूले डिराइव कराऊंगा, अभी तो कॉमन सेंस से करा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसकी क्या ये क्या है जी? 3 है ना, 2, 4 या 6। अब ए हैपन हुआ, गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो फिर ए हैपन होने की अब क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 और 5 तो हो नहीं सकता, सिर्फ 2 ही आ सकता है। तो मतलब 2 आया, 2, 3, 4, 2, 4, 6 में से 2 आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑब्वियसली 1/3। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस से मैंने कराया। अब मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा और आपको चीजें समझाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्मूले में डिराइव कराता हूँ। ठीक है, ओके, ये सब पहले एक बार नोट डाउन कर लो। कॉमन सेंस से मैंने थोड़ा सा करा दिया। मैं एक्चुअली सजेशन नहीं दूंगा आपको कि कॉमन सेंस से कभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने, मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्रक्स पकड़ने के लिए मैंने ये सब आपको समझाया है। एक बार इसको पहले फटाफट से नोट डाउन करो। ठीक है जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको फॉर्मूले डिराइव कराता हूँ। ठीक है जी, ओके, रादर यहीं यहीं पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके जी, तो अब मैं सिंपली क्या कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, सो आवर न्यू सैंपल स्पेस इज बी। ठीक है, तो सो आवर न्यू सैंपल स्पेस इज बी। रादर नीचे करता हूं ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, तो ढंग से हम करते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा सैंपल स्पेस। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज आवर सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो कॉमन सेंस से सोचो। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांसेस, है ना, या फेवरेबल चॉइसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है भाई? फेवरेबल चॉइसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस। बताओ भाई, फेवरेबल चॉइसेस यहाँ पे क्या है? कॉमन सेंस से सोचो। मैंने क्या कहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग है गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो अब नया सैंपल स्पेस हमारा बी है, तो बी के कितने टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, मतलब बी की कार्डिनलिटी लिख लेंगे हम लोग।
है ना, बी की कार्डिनलिटी, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस अब कितनी है भाई, बी ही है, क्योंकि बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो नया सैंपल स्पेस बी था, तो इसलिए बी की कार्डिनलिटी आएगी, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस। अब फेवरेबल चॉइसेस क्या है, कॉमन सेंस से सोचोगे, देखो ये वाला पार्ट पे तो आप कभी जा ही नहीं सकते ना, तो टोटल चॉइसेस हमारी बी थी, अब इसमें से यही पार्ट होगा ना जो अब अक्कर हो सकता है, बात समझ रहे हो कि नहीं, तो ये वाला पार्ट क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय बी की कार्डिनलिटी, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं एक सॉरी ए गिवन बी मैं दोबारा से लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय बी की कार्डिनलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी मतलब फेवरेबल चॉइसेस, फेवरेबल चॉइसेस अब यही है, यहाँ पे ये देखो ये चीज जो है, ये चीज पे तो आप कभी पहुंच ही नहीं सकते ना, क्यों, क्योंकि बी ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, नया सैंपल स्पेस है बी है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, क्योंकि बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है, तो नया सैंपल स्पेस अब बी है ना कि एसएस है। अब क्योंकि हमारा नया सैंपल स्पेस बी है, अब आप मुझे बताओ ए हैपन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ए हैपन कब होगा, ऑब्वियसली ए और बी के इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा और कुछ नहीं हो सकता, ये जो जो ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट से अलग है, ये वाला पार्ट सारी उम्र नहीं हो सकता ना, क्यों, क्योंकि मैं बोल चुका हूं पहले कि बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है, जैसे मैं आपको वहां कह रहा था, जब मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि इवन नंबर डाइस पे से हो चुका है, ये देखो, जब मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि इवन नंबर डाइस पे से हो चुका है, तो फिर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 3 और 5 तो सारी उम्र नहीं आया होगा ना भाई, 3 और 5 की प्रोबेबिलिटी तो वैसे जीरो होगी, क्यों, क्योंकि 2 3 या 6 में से, सॉरी 2 4 और 6 में से ही कोई नंबर आया है, 3 और 5 तो आ ही नहीं सकता ना, आप कॉमन सेंस से कैसे कर पा रहे हो, तो 2 4 6 ही हमारे पास नंबर शो हुआ है, अब इसमें से हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे कि अगर 2 हुआ, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखा ना हमने, दोनों का इंटरसेक्शन क्या था, ए और बी का इंटरसेक्शन 2 था, ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नया सैंपल स्पेस अब बी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए अक्कर हुआ गिवन बी हैज ऑलरेडी अक्कर्ड, तो ए अक्कर हुआ गिवन बी हैज ऑलरेडी अक्कर्ड, क्या होगा भाई, कॉमन पार्ट देखो, तो कॉमन पार्ट क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसलिए मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय बी की कार्डिनलिटी, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इतना समझ में आया। अच्छा जी, अब हम क्या कहेंगे, अब आप सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, इसे को फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, सैंपल स्पेस डिवाइड कर दिया, तो आपको ये पता है ये क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, आपको पता ही ये क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी हो, एक्स की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय एस की कार्डिनलिटी, एक्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाता था, तो एक्स के यहाँ पे इंटरसेक्शन भी, तो वही हमने लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब आप जरा मुझे ये चीज समझाओ, अगर मैं आपको यहीं पे पूछता, ठीक है, रादर मैं यहीं पे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है, अगर मैं अब आपसे पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, बी गिवन ए का मतलब क्या होगा कि what is the probability of happening B given A has already happened, अगर A already happen हो चुका है, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आएंगी भाई, A है ना, स्टेप बाय स्टेप करना तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A का मतलब क्या होगा, वही बात है, फेवरेबल शॉर्ट में लिख देता हूँ, फेवरेबल चॉइसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, अब टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या है, क्योंकि गिवन A has already happened, तो A की कार्डिनलिटी दैट इज टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, और फेवरेबल चॉइसेस क्या होंगे, क्योंकि A ऑलरेडी हैपन हो चुका है, देखो मैं दोबारा से बना देता हूँ डायग्राम, ये देखो, ये हमारा सैंपल स्पेस, ये हो गया ए और ये हो गया जी बी, अब क्योंकि मैंने कहा है कि ए ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ठीक है जी, तो अब बी हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वही इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है, तो यही हमारा इंटरसेक्शन पार्ट आएगा ना, तो बस उसी को लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय ए की कार्डिनलिटी, तो दैट इज नथिंग, और वही बात है सैंपल स्पेस से डिवाइड मारना, तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय ए की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, ठीक है जी, तो ये घुमा फिरा करके क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन में आप क्या बोलता हूं, एक बार पहले छोटा करता हूं, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, लो, काफी मैंने हद तक क्लियर करने की कोशिश करी है आपको, इस सब चीजों को फटाफट से नोट डाउन करो, ठीक है, हाँ, और अब मैं फाइनल कंक्लूजन बोल देता हूं, तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो नीचे है ना देखो ए गिवन बी, ऐसे समझ लो ए डिवाइड बी टाइप है ये, तो डिवाइड बी होगा, ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा जी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने को चाह रहा हूं। जो नीचे है ना बी डिवाइड है तो नीचे ए आएगा, ऐसे यहाँ पे पीछे बी है ना तो नीचे बी आएगा, पीछे ए है ना तो नीचे बी आएगा, नीचे ए आएगा। समझ आ रहा है? ए गिवन बी में ऐसे समझ लो ए डिवाइड बी है तो डिवाइड बाय बी ही होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये याद करने का तरीका है। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है तो नीचे ए है ना तो इसलिए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। और ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन ही है, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। कॉमन सेंस से सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या है? ए what is the probability of happening a given b has already happened, तो क्योंकि b already happen हो चुका है तो आप डिवाइड करेंगे probability of b से, और ऊपर क्या करेंगे? अब a happen होना है, b क्योंकि already happen हो चुका है तो a happen होने की probability क्या होगी? दोनों का कॉमन पार्ट देख लो, ठीक है? a और b का कॉमन पार्ट क्या होगा? a इंटरसेक्शन b, तो probability of a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय probability of b। थोड़ा सा आप फील करोगे ना अपने आप से, जितना ज्यादा विजुअलाइज करोगे उतनी जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। जितनी बार मैं रिपीट करूंगा उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है? थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने को चाह रहा हूं। बहुत बार रिपीट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा हम लोग कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है विद प्रूफ, है ना? क्योंकि प्रूफ नहीं करता मैं सीधा फॉर्मूला दे देता तो आप लोग खुद ही फंस जाते, आपको फिर चीजें समझ ना आती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है कैसे निकालना है? देखो ये देखो, जैसे मैंने एक बार लास्ट टाइम बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा भाई? फेवरेबल चॉइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस। सिंपल बात है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी? प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझा था, फेवरेबल चॉइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चॉइस। फेवरेबल चॉइस यहाँ पे क्या होंगे? टोटल चॉइस क्या होंगे? टोटल चॉइस यहाँ पे है जी बी, क्योंकि बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है तो बी के नया सैंपल स्पेस बी हो चुका है, क्योंकि नया सैंपल स्पेस बी हो चुका है तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस जाएंगी बी की, दैट इज बी की कार्डिनलिटी। अच्छा, फेवरेबल चॉइस क्या होगा भाई? क्योंकि बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है तो ए जो है ना, जो कि ए वाला पार्ट जो कि बी में नहीं है वो तो कभी हैपन हो नहीं सकता, तो हैपन क्या होगा? जो दोनों में कॉमन पार्ट है, दैट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, तो सिर्फ वही हैपन हो सकता है और कुछ हैपन नहीं हो सकता। तो हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी, है ना? क्योंकि जो जो ए वाला पार्ट जो कि बी में नहीं है उसके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी बिग जीरो है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है। समझाने के नहीं आ रहा? तो मतलब नया सैंपल स्पेस हमारा बी है, अब एक्चुअल सैंपल स्पेस नहीं रहा, हमारा नया सैंपल स्पेस बी बन चुका है। क्यों? क्योंकि बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है। ऐसे यहाँ पे जब बी गिवन ए था तो ए ऑलरेडी हैपन हो चुका है तो नया सैंपल स्पेस ए है, एक्चुअल एस एस हमारा सैंपल स्पेस नहीं है, अब नया सैंपल स्पेस ए है, ठीक है? जैसे हमने ऊपर देखा था, ये देखो जैसे हमने ऊपर देखा था, है ना, कि ये जैसे हम क्वेश्चन देख रहे थे, ए प्राइम नंबर था और बी इवन नंबर था, है ना? तो बी ऑलरेडी हैपेंड है, क्योंकि बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है तो मैं बोलूंगा कि इवन नंबर तो डाइस पे शो हो ही चुका है। ये बात मान के चलो, ये बात तय है कि इवन नंबर शो होगा डाइस पे, मतलब 2 4 या 6, मतलब ऐसा समझ लो जो डाइस है वो बायस्ड है। बायस्ड मतलब आप समझ लो कि उसमें हमने कुछ ना कुछ चीटिंग कर रखी है जिससे कि 2 4 या 6 में से कोई शो होगा। मैं डाइस जैसे ही थ्रो करूंगा, नंबर नो डाउट 1 से लेकर 6 तक है, लेकिन उस पे डिस्प्ले सिर्फ 2 4 या 6 ही होगा, इसके अलावा कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। अब मैं आपको कह रहा हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर शो होगा, तो ऑब्वियसली जब आपको पता है 2 4 6 में से कुछ ना कुछ आना है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की, तो ना तो 4 है ना ही 6 है, सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर है, तो आंसर क्या जाएगा जी? 1/3, है ना? क्योंकि अब टोटल चॉइसेस 3 हैं, 2 4 या 6, और उसमें से फेवरेबल चॉइस क्या है जी? 1, दैट इज 2, है ना? फेवरेबल चॉइस की कार्डिनलिटी कितनी है, मतलब कितनी फेवरेबल चॉइसेस हैं? सिर्फ एक है, दैट इज 2, तो इसलिए 1/3, दिस इज माय आंसर। आई थिंक मैंने काफी बार घुमा घुमा करके आपको अच्छे से टॉस कर करके चीजें समझा दी हैं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है जी? अच्छा, अब जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो मैं अब आपको समझाता हूं। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सैंपल स्पेस पहचानना है, उसके बाद इवेंट ए पहचानना है, फिर बी पहचानना है। मैं लिख देता हूं, ठीक है? आपको तब समझ में आएगा। ओके, तो कैसे करना है क्वेश्चन को, मैं आगे स्लाइड में तो क्वेश्चन ही कराने हैं आपको, बट थोड़ा सा आइडिया मैं आपको पहले दे देता हूं कि काम क्या करना है आपको, ठीक है? तो स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चंस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं? तो स्टेप नंबर 1, सैंपल स्पेस पहचानो। स्टेप नंबर 2, ए पहचानो, इवेंट ए क्या है। स्टेप नंबर 3, पहचानो इवेंट बी क्या है। स्टेप नंबर 4, फिर क्योंकि ए और बी आप इवेंट पहचान चुके हो, सैंपल स्पेस पहचान चुके हो, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आराम से निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आराम से निकाल सकते हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आप ऑलरेडी बड़े आराम से निकाल सकते हो। समझ में आ रहा ना?
सैंपल स्पेस पहचान लिया, इवेंट ए पहचान लिया, इवेंट बी पहचान लिया, तो फिर अब आप बड़े आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हो, ए बाय सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकते हो, बी बाय सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, तो आपको पता लग जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है। बस अब हमारा काम खत्म है। अब स्टेप नंबर 5 में अब आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पूछेगे, तो आप क्या करोगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी, ये निकाल के बैठे हो, ये निकाल के बैठे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बड़े आराम से निकल आएगी। सिमिलरली अब अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालो, तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, बार बार समझा रहा हूं, जो पीछे है वो नीचे आएगा, जो पीछे है वो नीचे आएगा, ए गिवन बी, बी पीछे था तो ये नीचे आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए पीछे था तो ये नीचे आया, और ऊपर तो वही ए इंटरसेक्शन बी वाली बात आई है। क्यों आ रही है इंटरसेक्शन बी, प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, प्रूफ बार बार घुमाओ दिमाग में, जो मैंने प्रूफ दिए हैं जितनी बार चीजों को टॉस करोगे उतनी जल्दी आपको फील आ जाएगा एग्जैक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसके बाद क्वेश्चन तो जस्ट लाइक अ केक वॉक होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। और प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन नहीं करना। नो डाउट मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन कॉमन सेंस से करा दिया है, बट आपको बिल्कुल नहीं करना कॉमन सेंस से, ठीक है, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के हिसाब से करना है। क्लर्क बन जाओ, बार बार समझा रहा हूँ, बिल्कुल क्लर्क, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, एक बार आपको पता लग जाए कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बस उसके बाद फिर आप स्टेप्स लगा के आंसर निकालोगे। अच्छा, और पता कैसे लगेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसके लिए कीवर्ड, कीवर्ड क्या होंगे जी, या तो यूज होगा वर्ड गिवन, गिवन वर्ड या तो होगा डायरेक्टली यूज होगा या फिर इनडायरेक्टली यूज होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको सेंस निकल के आएगी कि गिवन वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे हम कहेंगे कि गिवन even number is shown on the dice, what is the probability of getting a prime number given and even number is already shown on the dice, तो given वाली बात आ गई ना, तो आप समझ लेना भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। या what is the probability of showing a prime number, वही बात है, given वाली बात आ रही होगी तो आप समझ लेना कि इट इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। ठीक है, अभी अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आएगा, तो इसलिए मैंने बोला है या तो गिवन वर्ड आपको डायरेक्टली नजर आएगा या इनडायरेक्टली नजर आएगा। ठीक है, दिस इज इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नजर आएगा या इनडायरेक्टली नजर आएगा आपको। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, अभी सिंपली लिख लो। ठीक है, अभी मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने क्वेश्चन ही लिखे हैं, तो सारे क्वेश्चन में एक एक करके आपको कराऊंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इन स्टेप्स को आप पहले फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप ये स्टेप्स नोट डाउन कर सको। तो क्या क्या स्टेप्स है भाई, पहले तो आपको पहचानना है कि क्वेश्चन कैसा है। मैं आपको मैसेज में, जैसे आपको मैंने कमेंट और इसमें पढ़ाया था कैटेगरी पहचान लो, एक बार आपने कैटेगरी पहचान ली उसके बाद तो टेंशन ही खत्म हो जाती थी आपकी, है ना। फॉर्मूला लगाते थे, आंसर निकालते थे, जैसे कमेंट और इसमें करते थे, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। कैटेगरी पहचान लो, कैटेगरी पहचानने के बाद हमारी बात खत्म हो जाएगी। तो कैटेगरी पहचानने के लिए मैंने आपको कीवर्ड दे दिया गिवन, गिवन या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे को सेंस निकाल के देगा। अगर गिवन वाली बात आ रही है क्वेश्चन के अंदर तो आप समझ लेना भाई ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और फिर आपको सारे स्टेप्स लगा देना। पहला स्टेप सैंपल स्पेस पहचानो, फिर ए पहचानो, फिर बी पहचानो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहचानो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहचानो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पहचानो, उसके बाद फिर ए गिवन बी या बी गिवन है, तो बिल्कुल सिंपल बात है, फॉर्मुला लगाना है, आंसर निकालना, कुछ। ठीक है, और सैंपल स्पेस पहचाना बड़ा आसान है, ए पहचाना थोड़ा सा शायद आपको दिक्कत आ सकती है कि ए इवेंट क्या है, बी इवेंट क्या है, वो धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आने लग जाएंगे। उसके बाद तो कुछ है नहीं भी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और कुछ भी नहीं है। क्लियर है एकदम सबको। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भाई, टू डाइस आर रोल्ड, फर्स्ट डाइस शोज 4, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 6। पहले क्वेश्चन पे मैं बहुत टाइम लगाऊंगा, एक बार आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया ना, उसके बाद फिर आपकी टेंशन खत्म है, फिर तो सिंपल चुटकी बजा के आंसर निकलेंगे, केक वो की तरह हो जाएंगी चीजें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। हाँ जी, तो इसको समझो पहले। तो टू डाइस आर रोल्ड एंड फर्स्ट शोड 4, तो एंड की बजाय मैं यहां बोल सकता था गिवन फर्स्ट डाइस शोज 4। तो आपको समझ आ रहा है एंड बोल रहा हूं या फिर यहाँ पे गिवन बोल रहा हूं, तो एक ही टाइप से सेंस निकल के आ रही है। तो डायरेक्टली, इसलिए मैंने कहा था ना इनडायरेक्टली, यहाँ पे वर्ड गिवन डायरेक्टली नहीं आया, इनडायरेक्टली आ रहा है कि गिवन फर्स्ट डाइस शोड 4। तो आप समझ लो ये है जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। और आगे क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 6। ठीक है, हाँ जी, तो कैसे करेंगे देखो भाई, तो आपको वही बात है जी, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस पे जाना, बड़ा आसान है। टू डाइस आर रोल्ड, तो सैंपल स्पेस की बस कार्डिनलिटी मेरे को बता दो जरा, 36 आएगी, है ना, क्योंकि वही बात है, मैं क्या बोलूं, दो डाइस रोल किए हैं तो पहले डाइस पे 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है। देखो फर्स्ट डाइस पे क्या ये सब बकवास चीजें हैं, है ना। अब वही बात है, आप मेरे सामने होते तो आप फटाफट बोल देते, मैं रुक जाता, लेकिन अब आप सामने नहीं हो तो मेरे को करना पड़ेगा जी। सेकंड डाइस अब आपने रोल किया तो 1 2 अप टू 6। ठीक है, तो अब सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, पहले पे 1 है, दूसरे पे 1, फिर पहले पे 1 है, दूसरे पे 2, फिर पहले पे 1 है,
दूसरे पे 3 आया एंड सो ऑन, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन। तो कॉमन सेंस जब समझ पा रहे हो ये 6 है ये 6 है, तो 6 into 6 36, तो सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी है जी 36। अच्छा जी, उसके बाद ये तो समझ में आ गया सैंपल स्पेस। अब फर्स्ट डाइस शोड 4, तो पहला इवेंट ए हो गया जी हमारे पास, फर्स्ट डाइस शोड 4। तो ये जरा बताओ भाई इवेंट ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट डाइस शोड 4, तो पहले डाइस ने 4 शो किया है, सेकंड डाइस के बारे में तो कुछ नहीं कहा ना, तो सेकंड डाइस पे कुछ मर्जी आ जाए, 1 to 6 कुछ भी आ सकता था, तो 4 1 4 2 4 3 डॉट 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 अप टू 4 6। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा इवेंट ए, तो उसमें 6 एलिमेंट है, तो अच्छे से बोलूंगा तो ए की कार्डिनलिटी 6 है। बी, बी क्या है भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 6। ठीक है जी, तो अब प्रोबेबिलिटी हमारे को चाहिए कि सम 6 आना चाहिए। ठीक है, पहले डाइस ने शो 4 किया है और अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी कि सम 6 आना चाहिए, तो बी क्या है भाई इवेंट, सम 6। ठीक है, तो बी इवेंट है जी सम 6। ठीक है, तो सम इज 6। अच्छा, ये वही बात है, थोड़ा थोड़ा आपको शुरू शुरू में शायद थोड़ा अजीब लग सकता है, दिक्कत आ सकती है पहचानने में, बस एक बार इवेंट की पहचानोगे फिर आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो पहला इवेंट यहाँ पे ए क्या है भाई, फर्स्ट डाइस है शोन 4। सेकंड इवेंट क्या हो गया भाई, प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, दैट सम इज 6। ठीक है जी, तो बी हमारा हो गया इवेंट सम इज 6। अच्छा जी, तो सम 6 आने की क्या क्या चांसेस है भाई बताओ, अब इमेजिन करो, दो डाइस आपने थ्रो किए हैं, सम 6 आना चाहिए, तो हो सकता था कि पहले पे 1 आया, दूसरे पे 5 आया, है ना। अच्छा जी, फिर हो सकता था कि पहले पे 2 आया और दूसरे पे क्या आया होगा, 4। अच्छा जी, हो सकता था पहले पे 3 आया, दूसरे पे भी 3 आ गया। अच्छा जी, हो सकता था पहले पे 4 आया तो दूसरे पे 2 आया। हो सकता था पहले पे 5 आया, दूसरे पे 1 आया। उसके बाद फिर पहले पे 6 आ गया तो दूसरे पे 0 तो आ नहीं सकता, मिनिमम 1 है। तो ठीक है जी, टोटल ये 5 चॉइसेस है हमारे पास सम 6 आने की। तो बी की कार्डिनलिटी कितनी होगी जी, 6। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। इवेंट भी क्या था भाई, सम इज 6, तो 6 सम आने के क्या क्या चांसेस है वो मैंने लिख दिए, तो आप ऐसे ही पहचानोगे सम 6 आने के। ऐसे ही देखो, कोई वे आउट नहीं है इसके लिए, आप ऐसे ही पहचाना पड़ेगा। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, पहले पे 1 आया, अगर पहले डाइस पे 1 है तो दूसरे पे क्या पॉसिबिलिटी है कि 5 आएगा तभी 6 आएगा ना, है ना। ऐसे ही पहले पे 2 आ गया तो फिर दूसरे पे 4 आएगा, एंड सो ऑन। प्लीज आप समझ चुके हो। ठीक है जी, अब बस अब देखो, आपने सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी पता लगा ली 36, सैंपल्स इवेंट ए की कार्डिनलिटी पता कर ली 6, इवेंट बी की कार्डिनलिटी पता कर ली 5। तो अब आप जरा मुझे फटाफट से जरा समझा दो कि अच्छा साथ साथ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लो। ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, दोनों का कॉमन पार्ट। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, है ना, इन दोनों में कॉमन है 4 और 2, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। आप आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट इवेंट क्या था भाई, ए इवेंट क्या था, पहले डाइस पे 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे भी चेक करो ना भाई, पहले डाइस पे 4 कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह आया है। तो ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी में 4,2 आएगा। ठीक है जी, तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी जी, 1। बस अब मेरा काम एकदम ट्रिवियल हो चुका है। बस अब आप फटाफट से मेरे को जरा बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी जी, फर्स्ट डाइस है शोन 4, तो ए की कार्डिनलिटी कितनी थी जी, 6, और सैंपल स्पेस क्या था जी, 36, तो 6/36। ठीक है जी, तो 6/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गई। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है जी, बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, बी की कार्डिनलिटी क्या है जी, 5, 5 डिवाइडेड बाय 36। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालते थे भाई, फेवरेबल आउटकम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है भाई, इवेंट ए क्या कह रहा है, फेवरेबल आउटकम 6 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 36 है, तो 6/36। बार बार बेसिक्स रिवाइज कराते रहते हो ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा भाई, फेवरेबल आउटकम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं जी, सिर्फ 5 है ना, आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 36 कर लिया। अच्छा जी, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ भाई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बताओ भाई, क्या होगी जी, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी क्या है भाई, 1, है ना, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36, तो 1/36। तो बस अब क्या है भाई, अब देखो, अब मेरा काम बड़ा आसान है। अब मैं बड़े आराम से आपको बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा। लेकिन पहले तो ये पहचानो आपको निकालना क्या है, ए गिवन बी निकालना है या बी गिवन ए निकालना है, मैं दोनों निकाल के दिखा देता हूँ, फिर हम बातें करते रहेंगे आराम से। ए गिवन बी कैसे निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B divided by probability of B। A intersection B की कार्डिनलिटी कितनी, प्रोबेबिलिटी A intersection B की कितनी है भाई, 1/36, B की कितनी है जी, 5/36।
तो ये कितना निकल के आएगा जी, 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, क्या निकलेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी है जी, 1/36 डिवाइडेड बाय, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है जी, 6/36। ठीक है जी, 6/36, 6/36 करो तो ये कितना निकलेगा जी, 1/6। अब बताओ आपको निकालना क्या था, ये क्या कहेगा जी, ए गिवन बी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग 4 गिवन सम इज 6, ये है जी ए गिवन बी। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन भी पढ़ के समझा दूंगा आपको। हाँ जी, तो ए गिवन बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा जी, ए क्या है, ए है जी फर्स्ट डाइस हैज शोन 4 और बी क्या है जी, सम इज 6। तो ए गिवन बी का मतलब क्या होगा, what is the probability of first dice showing 4 given sum is already 6, या sum is 6, given sum is 6। और b given का मतलब क्या होगा, what is the probability of getting sum 6 given first dice has shown 4। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, आप क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या होगा, 2 dice are rolled and first dice has shown 4, what is the probability of getting sum as 6। तो ये क्या मतलब हुआ, what is the probability of getting sum 6 given first dice has already shown 4, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6 गिवन फर्स्ट डाइस हैज ऑलरेडी शोन 4। तो इसका मतलब क्या हो जी, बी गिवन है हमारे को निकालने की। ठीक है जी, तो दिस इज माय आंसर, बी गिवन है हमारे को निकालना था, तो बी गिवन ए करके मैंने आपको निकाल के दिखाया है। कितना आंसर आया जी, 1/6। दिस इज माय फाइनल आंसर। नो डाउट आपको थोड़ा सा दिक्कत लगी होगी शुरू शुरू में, मेरे को पता है भाई, कोई भी प्रोबेबिलिटी पढ़ता तो दिक्कत आती है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, तब आप थोड़ी सी चीजों को समझेंगे, मेरी जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको तब समझ आएंगी। 2012 में मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था और उसी टाइम पे मैंने प्रोबेबिलिटी ढंग से पढ़ी थी, समझ नहीं आई थी। जैसे आप लोग करते हो ना कॉमन सेंस से, मैं भी ऐसी कॉमन सेंस से क्वेश्चन करता था। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओगे ना तो बड़ी जल्दी आंसर आएगा। मैं आप कहोगे कि सर आपने इतना क्यों टाइम पास किया, इतना बड़ा बड़ा सॉल्व और ये सब, सीधी सी बात है, 2 डाइस आर रोल्ड, फर्स्ट शोन 4, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 6। पहले डाइस ने तो 4 दे दिया ना, और आपको सम 6 चाहिए, तो मतलब दूसरे डाइस पे 2 चाहिए। दूसरे डाइस, पहले डाइस को तो छोड़ ही दो, उसने तो 4 दे ही दिया, दूसरे डाइस पे आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए, है ना। और दूसरे डाइस पे आ क्या सकता है, 1 से कुछ भी आ सकता है, और आपको 2 चाहिए फ्रॉम 1 to 6, है ना। तो इसका मतलब सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, कॉमन सेंस से 1/6, एक झटके में आंसर आता। समझ आया, पहले डाइस ने 4 दे दिया है और आपको सम 6 चाहिए, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे डाइस पे आपको 2 चाहिए। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे डाइस पे 2 आएगा, पहले डाइस को तो छोड़ ही दो। तो आपने ऐसे सोचो, पहले डाइस कुछ किया नहीं, मतलब आपने सिर्फ एक ही डाइस उछाला है और आपको उस पर 2 चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। दिस इज माई आंसर। मैं ऐसे ही करता था जैसे आपने सोचा होगा, आपने शायद सोच लिया होगा, ये चीज सोच लिया तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे करना बकवास तरीका है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, 2012 में मैं बहुत फंसा था, ऐसे कॉमन सेंस से क्वेश्चन करता था, ये तो डेड सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। जब दमदार क्वेश्चन आएंगे ना तो वहां पे बड़ी कंफ्यूजन पैदा होगी, बिल्कुल शेकी हो जाओगे आप। तो कॉमन सेंस मत लगाना भाई, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। नो डाउट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप कॉमन सेंस से 1/6 आंसर निकाल सकते थे, बट जैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा वहां पे आप लोग फंस जाओगे। मैं भी बहुत फंसता था, 2012 की बात कर रहा हूँ, 2021 चल रहा है, लगभग 9 साल हो गए हैं। तो ये बात समझो मैं कितना परेशान हुआ होगा, है ना। लगभग लगभग 1 साल या 1.5 साल में बहुत परेशान हुआ था। 2011 के आसपास मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो 2012 में जाकर के मेरे को समझ आई थी, अच्छा ऐसे सॉल्व करते। तो 1-1.5 साल में परेशान हुआ था, और आप भी नो डाउट बहुत परेशान हो रहे होगे। तो इसलिए सोचो, 9 साल पुरानी बात मेरे को अब तक याद है। कारण क्या है, क्योंकि मैं परेशान बहुत हुआ था। तो आप भी मुझे लगता है बहुत परेशान हुओगे। तो अब जब ये मेथड आपको एक बार समझ में आ गया ना, ये जो मैंने क्लेरिकल मेथड समझाया है, इतना ब्यूटीफुल है, सारी उम्र आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, एक झटके में क्वेश्चन सोल्व होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने भी जब ये मेथड इन्वेंट किया था, जब मैंने क्वेश्चंस को करा था बार बार ही, तो मैंने सोचा कि एक क्लरिकल वे बनाता हूँ जिससे कि मेरे को कभी टेंशन ना आए लाइफ में, क्वेश्चन करूँ तो सीधा आंसर निकालूं। तो उसके लिए मैंने ये मेथड अपनाया है। नो डाउट मेथड बड़ा है, 2 मिनट आपके फालतू, 2 मिनट क्या, 40 to 50 सेकंड के अंदर आपके पास आंसर निकल आएगा। फटाफट करना क्या है, ए पे जानो, बी पे जानो, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी पे जानो, और सैंपल स्पेस पे जानो, डिवाइड मारो, है ना, प्रोबेबिलिटी सारी निकाल लो, और उसके बाद ए गिवन बी या बी गिवन बड़े आराम से निकाल लो। ठीक है, तो 40 to 50 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। और ये वाला आंसर जैसे मैंने कॉमन सेंस किया तो आप लोगों के 10 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन नो डाउट आपके 30-40 सेकंड्स एक्स्ट्रा लगे हैं, लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा। जब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आऊंगा तो आप बहुत इजी और बहुत बहुत आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे। मतलब 1% भी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ सोचा समझा थोड़ी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मेरा को ध्यान ही नहीं चल रहा था। बस मेरा ध्यान यहाँ पे क्या था, सैंपल स्पेस पे पहचानना, इवेंट ए पहचानना,
इवेंट बी पहचानना और ए इंटरसेक्शन बी पहचानना, उसके बाद बस डिवीजन करनी और सीधे आंसर निकालने, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो लगभग 9 साल पुरानी बात मेरे को अभी तक याद है, कारण मैं बहुत परेशान हुआ था। ठीक है, उसके बाद से फिर मैंने एक अपने दिमाग में गांठ बांध ली थी, कोई कोई कॉमन सेंस नहीं लगानी, फॉर्मूला लगा करके चुपचाप आंसर निकालना है। पहचान लो कैटेगरी कौन सी है, एक बार पहचान लोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 99% क्वेश्चन आपका वही सॉल्व हो गया। बस उसके बाद फटाफट से जैसे फॉर्मेट मैंने समझाया ना, सैंपल स्पेस पहचानो, ए पहचानो, बी पहचानो, ए इंटरसेक्शन बी पहचानो, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, और बस उसके बाद ए गिवन बी गिवन बड़े आराम से निकल आएगा। हाँ, ये दिक्कत आ सकती है कि ए गिवन भी चाहिए या बी गिवन नहीं चाहिए, तो जैसे आप थोड़ा सा समझ समझ के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा। मैंने तो ये मान के चला कि आपको कंफ्यूजन आ रही है, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा था कि ए गिवन बी चाहिए या बी गिवन नहीं चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं आ रही, मतलब आपने समझ समझ के क्वेश्चन किया, तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि बी गिवन ए मेरे को चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जब आपने यहाँ पे ए और बी पहचाने है ना, तो यहीं पे ही आपको अपने आप क्लियर हो जाना चाहिए कि ठीक है मेरे को बी गिवन चाहिए था, क्योंकि देखो बी आपने क्या पहचाना, सम में 6, और ए क्या पहचाना आपने, फर्स्ट डाइस शोन 4। तो अब बी गिवन क्यों चाहिए था, क्योंकि आप बोलोगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6 गिवन फर्स्ट डाइस हैज शोन 4। ये चीज मेरे को चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा सेंस निकालोगे ना क्वेश्चन की तो समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा सेंस आपको निकालनी आनी चाहिए, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाएगी। मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा दुनिया भर के, आपको टेंशन नहीं आएगी। ठीक है जी, तो आपको यही से ही पहचान हो जानी चाहिए थी, यहीं से ही ए और बी पहचानते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए था कि मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन चाहिए। क्यों, क्योंकि व्हाट बी गिवन क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी गिवन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6 गिवन फर्स्ट डाइस हैज शोन 4। यही चीज मुझे निकालनी थी, क्योंकि मैंने यहाँ बोल दिया है फर्स्ट डाइस हैज शोन 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 6। कॉमन सेंस आपको समझ आ रहा होगा, मेरे ख्याल से काफी बार रिपीट कर दिया, क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको कर देता हूँ छोटा, है ना, आप इस क्वेश्चन को आराम से नोट डाउन करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ, थोड़ा और डिटेल समझ में आएगा आपको। अभी तो पहला क्वेश्चन है ना, शायद थोड़ा सा इजी रह गया होगा मुझे लग रहा है, बट सारी वैसे तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां और समझ में आ जाएगा। नो डाउट डेड इजी, बार बार कह रहा हूँ, डेड इजी क्वेश्चन है ये। इस पे टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं आपको बार बार समझाता हूँ, इजी क्वेश्चन में टाइम लगा लो, फिर मुश्किल क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहते, बहुत इजीली केक वॉक की तरह आप सॉल्व करते चले जाओगे। क्योंकि मुश्किल क्यों लगता है, कोई ना कोई कंसेप्ट आपका बीच में रह गया है। वही बात है, जैसे घर की नींव बना रहे हैं, नींव में छोटा सा कोई बबल रह गया या थोड़ा सा भी गैप रह गया, वो आपको फिर दिक्कत करेगा आगे बिल्डिंग खड़ी करने में। तो मैं कोई भी गैप नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए इजी क्वेश्चन पे टाइम लगा रहा हूं ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बहुत इजीली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो कर लिया नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं। ठीक है जी, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू डाइस आर रोल्ड एंड बोथ शोड ऑड नंबर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6। बस कुछ भी नहीं है, फटाफट से पहचान करो भाई। सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी बोलो भाई 36, क्योंकि दो डाइस आपने रोल करे हैं, तो 6 into 6 36। बोथ शोड ऑड नंबर, तो इवेंट ए क्या है जी, बोथ शोड ऑड नंबर। दोनों ने ऑड नंबर शो किया है, ये हमारा इवेंट ए है, तो ए इवेंट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, इवेंट ए पैसे पहचान करो, देखो दोनों ने ऑड नंबर शो किया, तो मतलब पहले ने भी ऑड नंबर शो किया 1 3 5, दूसरे ने भी 1 3 5। ठीक है, तो वही बात आएगी, मल्टीप्लाई करा लो तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5, मतलब 9। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 9। इतना तो बेसिक पकड़ते होगे आप लोग, बेसिक बेसिक बातें हैं। अच्छा, उसके बाद फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6, तो इवेंट बी क्या हो गया जी, सम इज 6। सम इज 6, तो सम इज 6 लाने के क्या क्या चांसेस है, मैंने अभी आपको पीछे समझाया है, बट फिर भी कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 1 5, छोटे छोटे से शुरू हो जाओ करो, तो सबसे छोटा नंबर पहले डाइस पे क्या आएगा, 1, दूसरे पे ऑब्वियसली 5 आना चाहिए। अच्छा जी, फिर पहले पे 2, तो दूसरे पे 4, तीसरे पहले पे 3, दूसरे पे 3, पहले पे 4, दूसरे पे 2, पहले पे 5, दूसरे पे 1। तो बी की कार्डिनलिटी कितनी है जी, बी की कार्डिनलिटी होगी जी 5। अच्छा जी, अब फटाफट से कर लो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। हाँ जी, तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, देखो जी 1 5, अब मैंने पूरा नहीं लिखा, आप ए अपने आप समझ सकते हैं ना, तो 1 5 आ रहा है। अच्छा जी, क्योंकि ऑड है ना, तो बस ये छोड़ो, बस इतनी बात करो, ऑड, ये दोनों ऑड है ना, यहाँ पे दोनों ऑड है ना, यहाँ पे दोनों ऑड है, तो ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी है जी 3। पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अच्छा जी, समझ में आ गया क्या किया मैंने, क्योंकि ए इवेंट क्या कह रहा है, दोनों ने ऑड शो किया, मतलब दोनों डाइस ने ऑड शो किया, और बी क्या कह रहा है, सम इज 6, तो सम इज 6 लाने के मैंने सारे लिख लिए हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा भाई, मतलब ऑड नंबर शो हो और सम भी 6 हो, तो सम तो 6 मेरे पास है, तो ऑड नंबर के लिए देख लो दोनों पे ऑड हो, वो हमने उठा उठा के लिख लिए, तो 3 आ रहा है। ठीक है जी, बस अब मेरा काम खत्म है। तो अब जरा मुझे फटाफट से बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी। अच्छा एक बात ना, पहले क्योंकि आपने ए और बी पहचान लिए हैं,
तो आप यहीं पे पहले मेरे को सारा समझा दो, आपको निकालना क्या है, ए गिवन बी या बी गिवन है। तो देखो फटाफट से समझो, देखो टू डाइस आर रोल्ड, बोथ शोड ओड नंबर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 6। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सम इज 6 गिवन बोथ शोड ऑड नंबर। सेंस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, गिवन वाली बात यहाँ पे देखो वही बात है, यहाँ पे मैंने बोला नहीं पर आप समझ पा रहे हो, टू डाइस आर रोल्ड गिवन बोथ शोड ऑड नंबर, एंड बोलो या गिवन बोलो, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये बात है, सारे क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, क्योंकि हमें अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, तो मैंने बार बार चीजें रिपीट नहीं करी, बट आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा। कैटेगरी की पहचान, स्टेप नंबर 1 तो यही होता था, जैसे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, पहले पहचान करो कैटेगरी कौन सी है, तो मैंने कैटेगरी की पहचान करा दी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्यों, क्योंकि एंड गिवन था यहाँ पे, ठीक है ना। तो एंड वाली बात मतलब गिवन है ना, तो टू डाइस आर रोल्ड गिवन बोथ शोड ऑड नंबर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 6। हाँ जी, तो फिर अब आप मुझे बताओ ए गिवन बी चाहिए या बी गिवन चाहिए, क्योंकि ए और बी दोनों आपके पास रेडी हैं, तो गेटिंग सम 6 गिवन बोथ शोड ऑड नंबर, तो गेटिंग सम 6 गिवन बोथ शोड ऑड नंबर, गेटिंग सम 6 इज बी, गिवन बोथ शोड ऑड नंबर, गिवन ए। बात समझ आई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन मेरे को चाहिए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है जी। तो बस ए की अब बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो अब जो जो चीज नहीं चाहिए मैं वो हटा दूंगा, बाईपास कर लूंगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को निकालने की जरूरत भी नहीं है, अगर निकालना होगा तो फिर मैं निकाल भी दूंगा, सैंपल स्पेस गिवन है मेरे पास और बी का कार्डिनलिटी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/36 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 9/36 हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी भी 3/36, ठीक है जी। तो मैं लिख देता हूं फटाफट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैंने निकाली नहीं है, बट आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, हाँ जी, तो 3/36 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है भाई, ए की कार्डिनलिटी कितनी है जी 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जी, ए की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी 9/36, ठीक है जी। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 3/9, दैट इज नथिंग बट 1/3, दिस इज माय आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आराम से चेक कर लो भाई, ठीक है। तो बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी आती जी 3, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा जी, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी है जी 3 डिवाइडेड बाय 36। अच्छा जी, उसके बाद फिर डिवाइडेड बाय, हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जी 9, है ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है जी 9, तो 9 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कार्डिनलिटी 36, तो 9/36, तो 3/9 दैट इज नथिंग बट 1/3, ठीक है। तो अब कॉमन सेंस से करते तो टू डाइस आर रोल्ड बोथ शोड ऑड नंबर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6, तो सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती जी, आप यहीं से देख सकते थे 3 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 3 डिवाइडेड बाय 9, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से सोचते बट मत सोचना, मैं इसलिए बट मेरे से कंट्रोल नहीं हो तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया, आप थोड़ा सा सोचे तो देखो आपके पास आंसर था। 2 डाइस आपने रोल किए हैं, दोनों ने एंड बोथ शोड ऑड नंबर, तो अब आपके मन में आ जाएगा अच्छा जी दोनों ने ऑड नंबर शो किए हैं, तो 9 पॉसिबिलिटी है ऑड नंबर आने के। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी और क्या होगी, तो 1 5 3 3 और 5 6, सॉरी 1 5 3 3 और 5 1, 3 चॉइसेस हैं और टोटल चॉइस कितनी है जी 9, तो 3/9, दिस इज माय आंसर, दैट इज 1/3। डायरेक्टली कर सकते थे क्योंकि डेड सिंपल क्वेश्चन है, बट करना नहीं है डायरेक्टली, मैंने जैसे तरीका समझाया बिल्कुल वैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने स्टेप्स यहाँ पे बाईपास करे हैं क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर जरा से भी दिक्कत आ रही है तो देखो भाई, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, उसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल सकते थे, तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी है जी 3 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी दैट इज 36। उसके बाद क्योंकि आपको बी गिवन ए चाहिए था और ये भी समझ आ चुका था आपको बी गिवन ए को चाहिए, ए गिवन बी क्यों नहीं चाहिए, ए गिवन बी का मतलब क्या होता है, देखो आप कॉमन सेंस सोचो, ए गिवन बी का मतलब क्या होता है, दो सारी चीजें विजुअलाइज करा और क्रॉस करा कर करके ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है जी। ए गिवन बी का मतलब क्या होता है, बोथ शोड ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ शोड ऑड नंबर गिवन द सम इज 6, ये होता जी ए गिवन बी का मतलब, ठीक है। और बी गिवन ए का मतलब क्या होगा जी, पहले बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 6 गिवन बोथ शोड ऑड नंबर, और ये मेरे को चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6 गिवन बोथ शोड ऑड नंबर, दैट इज नथिंग बट बी गिवन है, ठीक है। तो ए गिवन बी मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, एक बार वही बात है, ज्यादा मिक्सअप नहीं करते, पहले इसको कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल दी, उसके बाद फिर हम लोग निकाल सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है जी, ए की कार्डिनलिटी दैट इज 9 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी दैट इज 36, तो बस दोनों चीजें हमारे पास रेडी थी, तो 3/30 डिवाइडेड बाय 9/36, 3/9 दैट इज नथिंग बट 1/3, ठीक है। ओके, तो एक बार इसको मैं छोटा करता हूँ, नोट डाउन करो, फिर मैं एक दो बातें आपके साथ और करता हूँ जो मेरे मन में आ रही थी अभी, ठीक है जी।
कर लिया नोट डाउन? अच्छा जी, अब देखो भाई नेक्स्ट जो मैं कह रहा था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या होता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या होता? इसका मतलब होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting odd number on both dice given sum of two dice is 6। ठीक है, ये है ए क्या है, पढ़ो यहां से ऊपर, ए क्या है, बोथ शोड ऑड नंबर, तो वही बात आएगी। तो ए मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो बी क्या था भाई, बी था सम में 6, तो हम बोलेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस गिवन सम ऑफ टू डाइस इज 6। तो ये कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला पता है। तो अब देखो कितना क्लैरिकल है, अब ज्यादा टेंशन ही नहीं है, कॉमन सेंस से करने बैठते तो थोड़ा दिमाग घूमता, यहाँ बड़े आराम से आंसर निकलेगा, ए गिवन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूले की ताकत है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी निकली थी जी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला था जी, 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना निकला था जी, बी निकाल दो आप बड़े आराम से, बी की कार्डिनलिटी क्या है जी 5, तो 5/36। ठीक है जी, तो 5/36, तो आंसर कितना निकलेगा जी 3/5। अब कॉमन सेंस से सोचते तो आपको समझ में आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस गिवन सम ऑफ टू डाइस इज 6। तो गिवन सम ऑफ टू डाइस इज 6 मतलब नया सैंपल स्पेस सम ऑफ टू डाइस इज 6 वाला हो जाता है, तो मतलब ये 1 2 3 4 5, ये 5, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। अब बोथ ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3, तो 3 चांसेस हैं, 5 में से 3 चांसेस हैं कि दोनों पे ऑड नंबर है, तो 3/5, ये हमने 3/5 निकाला है। लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं थी ना आपको, फॉर्मूला से हमने बड़े आराम से आंसर निकाल दिया। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा सबको, नोट डाउन करो। नो डाउट शायद मुझे लग रहा है आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम ये सब क्यों कर रहे हैं, एंड प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले आप कॉमन सेंस से करा करके फिर फॉर्मूला नहीं करवा रहा, क्योंकि मैंने कॉमन सेंस से आपको बता दिया आंसर, तो फिर आप सुनोगे नहीं, आपको गया बकवास है फॉर्मूले, तो फिर क्यों ही करने हैं जब आपको आंसर तो निकल ही रहा है ना। आप क्वेश्चन दे करके इमीडिएटली आंसर इसका बता सकते थे कि ये आंसर आएगा, क्योंकि डेड सिंपल क्वेश्चन है, जब डिफिकल्ट आएगा तो वहां फंसोगे, मैं बार बार समझा रहा हूँ। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया सबको ये कैसे किया हमने। ठीक है, ओके जी, तो कर लिया नोट डाउन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बढ़ रहा हूं मैं आगे। हाँ जी, तो फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, इफ वन ऑफ देम इज बॉय व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज आल्सो बॉय। तो वही बात है, अब देखो इस क्वेश्चन की भी क्या पहचान कर लो, फैमिली हैज टू चिल्ड्रन गिवन वन ऑफ देम इज बॉय, इफ वाली बात को आप समझ सकते हो, गिवन वन ऑफ देम इज बॉय व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज आल्सो बॉय। तो एक चाइल्ड तो बॉय आपको पता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे वाला भी बॉय है, ये हमें निकालना है। ठीक है जी, तो अब पहली बात तो हम बोलेंगे जी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, दो चाइल्ड है ना घर में, दो चाइल्ड है तो क्या हो सकता है भाई, पहला देखो या तो दोनों की दोनों गर्ल हो, या पहला बॉय दूसरा गर्ल, या पहला गर्ल दूसरा बॉय, या फिर दोनों ही बॉय हो। ठीक है ना, ये है ना सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी क्या होगी जी 4। थोड़ा थोड़ा तो भाई इतना तो आपको पहचान करनी पड़ेगी है ना, अगर ये सब भी नहीं पहचान करते तो फिर प्रोबेबिलिटी के लिए यू आर नॉट एलिजिबल। थोड़ा अच्छा बोल तो आप एलिजिबल ही नहीं हो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए, अगर ये सब भी आप पहचान नहीं कर सकते तो। ठीक है, तो फिर तो भाई बात नहीं बनेगी आपकी, है ना। तो फिर मैं भी हेल्प नहीं कर सकता, अदर कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, इतना इतना तो आपको समझाना चाहिए। सैंपल स्पेस हो गया हमारा, सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी होगी जी 4। अच्छा जी, अब इवेंट ए पहचान करो भाई, इवेंट ए क्या है भाई, वन ऑफ देम इज बॉय। तो ए इवेंट क्या होगी जी, वन ऑफ देम इज बॉय, वन ऑफ देम इज बॉय। क्या समझ में आ रहा है आपको इस स्टेटमेंट से, वन ऑफ देम इज बॉय से, मुझे ये क्लियर करो, है ना। मतलब वन ऑफ देम इज मतलब कम से कम एक बॉय हो, है ना। तो कम से कम एक बॉय हो तो इसका मतलब क्या होगा जी, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और बॉय बॉय। ये बात समझ में आ रही है, वन ऑफ देम इज बॉय मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज बॉय, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चल रही है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं चल रही जहां पे आप बोलोगे कि वन ऑफ देम, वन मतलब एक एग्जैक्टली वन नहीं, यहाँ मतलब होगा कम से कम एक। थोड़ा सा ये कॉमन सेंस से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो वन ऑफ द, इफ वन ऑफ देम इज बॉय, इफ वन ऑफ देम इज बॉय, इसका मतलब क्या समझते हो, कम से कम एक बॉय हो। थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि दो चिल्ड्रन है घर में, इफ वन ऑफ देम इज बॉय मतलब हो सकता है कि दोनों भी बॉय हो, है ना। तो इसलिए हमने सब कुछ लिखा, मतलब बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और बॉय बॉय, है ना। तो अब ये नहीं बोला इन्होंने कि पहला बॉय है या दूसरा बॉय है, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इसलिए मैंने सोचा कि या तो पहले वाला बॉय हो, या दूसरे वाला बॉय हो, या दोनों ही बॉय हो, सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए मैंने ये उठा के लिखा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, अगर ये चीज अगर आप सोच गए तो फिर क्वेश्चन ट्रिवियल है, आप क्लियर कर गए, इस क्वेश्चन को समझ गए। नहीं तो भाई वही बात है, आपको दिक्कत आएगी। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ,
बोलता हूँ कि फैमिली में दो चिल्ड्रन हैं और मैं कहता हूँ इफ वन ऑफ देम इज बॉय, इसका मतलब क्या हुआ भाई, या तो पहला बॉय है या दूसरा बॉय है या दोनों ही बॉय है, इसलिए मैंने वो सब लिख दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब आप जरा पहचानो इवेंट बी। इवेंट बी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज आल्सो बॉय, मतलब वन ऑफ देम इज बॉय और दूसरे वाला भी बॉय हो, मतलब दोनों बॉय हो। तो इवेंट बी का मतलब क्या होगा, अदर चाइल्ड इज आल्सो बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज आल्सो बॉय, तो इवेंट बी क्या होगा, अभी बोथ आर बॉय। ठीक है जी, बोथ आर बॉयज, तो ये क्या हुआ जी, बीबी, सिर्फ एक ही है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अच्छा जी, तो अब आप जरा मुझे कॉमन सेंस से बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यही बीबी है ना, क्योंकि बीबी इज सबसेट ऑफ दिस, है ना, तो बीबी इसके अंदर आ रहा है ना, तो सिंपल बात करो भाई, बीबी और ये बीजी जीबी बीबी, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है जी, ऑब्वियसली बीबी। ठीक है जी। अच्छा जी, बस अब आप समझ चुके हो, अब आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा, यहाँ से हमारे को क्या निकालना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज गिवन वन ऑफ देम इज बॉय, समझ में आ रहा है, हमारे को ये निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज आल्सो बॉय, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉय गिवन वन ऑफ देम इज बॉय। हाँ जी, तो बस आपको ये निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन चाहिए था हमारे को, ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास गिवन है। हाँ जी, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होता था जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो पीछे है उसी को नीचे लिखते थे, याद होगा, पीछे नीचे एक ही बात है, मतलब पीछे जो पीछे होगा वही नीचे आएगा, बी गिवन ए था तो ए पीछे था तो वही ए हमारा नीचे आएगा, ये चीज याद आ रही है आपको। ए गिवन बी क्या होता था भाई, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी बी गिवन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि माइंड में चीजें फिट हो जाएंगे, बैक ऑफ द माइंड में चली जाए, इसलिए मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, आप भी बोलते रहो बार बार, चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, नहीं तो अगर आप ढंग से बार बार बोलोगे नहीं ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर सारा कुछ भूल जाओगे आप, ए गिवन बी क्या होता था, बी गिवन ए क्या होता था, कुछ भी याद नहीं आएगा। मैं आप बीती अपने ऊपर जो मेरी बीती है, मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ बार बार, आज से 9 साल पहले यही दिक्कत आई थी मेरे को, तो मैंने जो तरीके अपनाए थे मैं वही तरीके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर पुरानी बात मेरे को याद है, तो समझ लो मैं कितना मैं दिक्कत में आया हूँ, मैं बार बार बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी दिक्कत में आ रहे हो, और रादर हर बच्चा दिक्कत में आता है प्रोबेबिलिटी पढ़ते टाइम। तो एक बार मेरे से आपने पढ़ लिया, एक क्रक्स पकड़ लिया आपने, फॉर्मुलेस के हिसाब से चलना है, कॉमन सेंस से नहीं चलना, बस क्लियर, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, यहीं से बता दो मेरे को, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी है जी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी हमने लिखा हुआ है, तो इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी है जी, यहीं से आप बताओ, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं भाई, है ना, बट वही बात है, आप सामने होते तो मैं स्किप भी कर देता, बट मैं आप स्किप नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी होगी, सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी कितनी है जी, 4, तो 1/4 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने लिख दिया सीधा भाई 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, वन ऑफ देम इज बॉय, तो ए की कार्डिनलिटी कितनी है जी, 3 है, यहीं से आप समझ पा रहे हो कि ए की कार्डिनलिटी 3 है। अच्छा जी, सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी कितनी है जी, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जी, ए की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, दैट इज नथिंग बट 3/4, तो आप सिंपल आंसर कर सकते थे 1/3, दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो 1/3 इज द आंसर। आप देखो कॉमन सेंस से सोचते, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है तो आप ऐसे सोच सकते थे, फैमिली 2 चिल्ड्रन वन ऑफ देम इज बॉय, तो अगर अब वन ऑफ देम इज बॉय मतलब नया सैंपल स्पेस हो गया ये, बॉय गर्ल गर्ल बॉय बॉय बॉय, और प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज आल्सो बॉय, तो सिर्फ एक ही है चांस, तो सीधा 1/3 ऐसे बोल सकते थे। बट वही बात है, अब समझ में आया चाहे नहीं आया, मैं बार बार चीजें नहीं बोलूंगा, नहीं समझ आया तो अच्छी बात है, तो मतलब आप समझ लो कि कॉमन सेंस आपको लगानी नहीं है पेपर में। ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो और अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि आपको कॉमन सेंस पेपर में लगानी ही नहीं है भाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। ये क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता था, रादर ये इतना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक बात आपको समझ, इफ वन ऑफ देम इज बॉय, इसका मतलब क्या होगा, कम से कम एक बॉय है, अदर चाइल्ड इज ऑल्सो बॉय, तो इससे क्या समझ आया, दोनों बॉय है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना, थोड़ा सा सोचोगे तो चीजें समझ में आएंगी, यही दिक्कत होती है प्रोबेबिलिटी में, है ना, क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर नहीं होते, मतलब आपको कुछ ना कुछ इन्फ्रेंसेस निकालने पड़ेंगे बैठे बैठे। ठीक है, तो यहां से आपको समझ आया कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, अदर चाइल्ड इज ऑल्सो बॉय, इसका मतलब समझ आया कि दोनों बॉय हैं, हैंड्स ऑन, थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए शायद थोड़ी सी टेढ़ी लगती है प्रोबेबिलिटी, बट प्रैक्टिस करते जाएंगे हम चीजों की तो बड़ी जल्दी समझ में आने लग जाएंगे आपको। ठीक है जी, हो गया, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो भाई इसको। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अब मैं जब कर रहा हूँ करूँ। ठीक है, नेक्स्ट है जी, 3 कॉइन्स आर फ्लिप्ड। ठीक है, 3 कॉइन्स आर फ्लिप्ड, एट लीस्ट वन ऑफ देम शोज टेल, कम से कम एक ने टेल शो किया है। ठीक है, 3 कॉइन आपने फ्लिप किए हैं और कम से कम एक ने टेल शो किया है। ठीक है, तो पहले तो मुझे फटाफट से बताओ भाई, सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, 3 कॉइन फ्लिप किए ना आपने, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल तीनों में, तो आप समझ पा रहे हो कि देखो सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, देखो 3 कॉइन आपने फ्लिप किए हैं,
तो पहले जगह पे दो पॉसिबिलिटी हेड या टेल, दूसरी जगह पे दो पॉसिबिलिटी हेड या टेल, तीसरी जगह पे भी दो पॉसिबिलिटी हेड या टेल। तो 2 into 2 into 2, ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बता रखी है। तो 2 power 3 दैट इज नथिंग बट 8। तो टोटल 8 है हमारे पास सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी। समझ आ गया ना? तो आप करना चाहते थे तो देखो भाई ऐसे कर सकते थे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, है ना, फिर हेड टेल हेड डॉट डॉट डॉट। प्लीज आप अपने आप चेक कर सकते हो, अभी मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। इतना तो बेसिक बेसिक चीज समझ में आती होंगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पहले मेरे से पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो प्लीज कम्युनिटी डॉट की वीडियो देखो भाई, उससे उसके बिना प्रोबेबिलिटी करना बहुत बड़ा क्राइम है, प्लीज ध्यान रखना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको ढंग से आना चाहिए, ठीक है? तो सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी होगी जी 8। अच्छा जी, उसके बाद वन ऑफ देम शोज टेल। तो ए इवेंट क्या है जी? वन ऑफ देम शोज टेल, मतलब कम से कम एक टेल है, जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया था, और अदर इन्होंने लिख भी दिया एटलीस्ट वन ऑफ देम शोज टेल, मतलब कम से कम एक ने टेल शो किया। हाँ जी, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों पे हेड आया हो। तो ए क्या हो गया जी? देखो कम से कम एक टेल आया है, तो मतलब या तो टेल हेड हेड, है ना, या फिर हेड टेल हेड, या फिर हेड हेड टेल, है ना, या फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल, या फिर टेल टेल टेल। ये तो होगा बिल्कुल ट्रिवियल वे, 7 वेज आएंगे। आप ऐसे भी सोच सकते थे कम से कम एक टेल आए, तो इसका उल्टा वैसे क्या होता कि तीनों पे हेड आया। टोटल कितने थे जी? 8। 8 में से एक घटा देते, सीधा 7 आंसर आ जाता। समझ पा रहे हो? तो सिंपल देखो भाई, ए इवेंट क्या था? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज शोज टेल। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऐसे सोचो, देखो इवेंट क्या होते हैं भाई, मैंने आपको समझा रखा है, सेट होते हैं ना। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सैंपल स्पेस भी एक सेट है, इवेंट भी एक सेट है। तो एक कॉम्प्लीमेंट आपको बड़ी जल्दी पकड़ में आएगा। एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज टेल, मतलब नन इज टेल। नन इज टेल मतलब ऑल आर हेड, दैट इज ऑल आर हेड। तो ए बार क्या होगा जी? ए बार होगा जी हेड हेड हेड। तो अब ए बताओ क्या होगा जी? ए होगा जी सैंपल स्पेस माइनस ए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेट थ्योरी के हिसाब से मैं चल रहा हूं, मैंने आपको समझाया था सैंपल स्पेस भी एक सेट है और इवेंट भी एक सेट है। तो जो भी सेट ऑपरेशन हम लोग चलाते थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन, वो सब कुछ हमारा यहाँ पे चलेगा। तो एक कॉम्प्लीमेंट या ए बार मैंने आपको समझा दिया, नन ऑफ देम इज टेल, क्योंकि ए इवेंट क्या है भाई? एटलीस्ट वन ऑफ देम शोज टेल, कम से कम एक ने टेल शो किया। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नन ऑफ देम शो टेल, सॉरी नन ऑफ देम शोन टेल। हाँ, तो नन ऑफ देम शोन टेल का मतलब क्या होगा? सबने हेड दिया, सबने हेड दिया, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, हेड हेड। ये बड़ा आसान था आपके सामने, है ना? तो ए बार आ गया। अच्छा जी, अब ए क्या होगा जी? सैंपल स्पेस माइनस ए की कार्डिनलिटी, ठीक है ना? तो ए की कार्डिनलिटी, सॉरी सैंपल स्पेस माइनस ए, सिंपल बात करो तो ए बार, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ए क्या होगा? सैंपल स्पेस माइनस ए बार बोल दो या ए कॉम्प्लीमेंट बोल दो, तो वो आपको अब समझ में आ चुका है भाई, यही आएगा। सैंपल स्पेस क्या था भाई? टोटल। टोटल में से ए बार हटा दो तो यही बचेगा टोटल। आप, मैंने नहीं लिखा, आप समझ पा रहे हो अपना, ठीक है? प्लीज ये आप कर सकते हो, बेसिक पॉइंट है। तो ए की कार्डिनलिटी, बस मैं सीधा सीधा यहाँ बोल देता हूँ, ए की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी, तो इट कम्स आउट टू बी नथिंग बट योर 7। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, बेसिक सा पॉइंट था। अच्छा जी, ए समझ में आ गया। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं भाई? ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम शोड हेड? तो अब बी बताओ, बी क्या है जी? एटलीस्ट टू ऑफ देम शोड हेड, कम से कम दो हेड आए, मतलब या तो दो हेड आएंगे या तीन हेड आएंगे। तो बी इवेंट क्या है जी? दो हेड आए, दो हेड आएंगे तो ऐसा आएगा, और या तो तीनों के तीनों पे हेड आ जाए। ठीक है, तो अब देखो, ये तो हो गया टोटल 4 वेज आए ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, इसको तरीका थोड़ा अच्छा ब्यूटीफुल वे क्या होता जी? दो हेड चाहिए ना, तीन में से दो हेड चाहिए, तो तीन 3C2, तीन में से, ये देखो तीन चॉइसेस हैं, तीन में से दो पे हेड चाहिए तो 3C2, और तीनों पे भी हेड आ सकता था, एटलीस्ट दो पे मैंने कहा ना, तो या तो दो पे हेड आए या फिर तीनों पे हेड आ जाए, तो 3C3। 3C2 क्या होता है और 3C3 क्या होता है? 3C3 इज 1 और 3C2 नथिंग बट 3C1। तो ये पता है ना भाई? ये नहीं पता तो भाई कमेंट और सी वीडियो देखो, मैं नहीं बोलूंगा। 3C2 इज नथिंग बट NCR इज नथिंग बट NC एंड माइनस R। याद है कि नहीं? नाना करते करते मैं बोलता भी रहता हूँ, NCR इज नथिंग बट NCN माइनस R, ये मैंने आपको बता रखा है। तो 3C2 इज नथिंग बट 3C1। 3C1 क्या होता है? 3 प्लस 3C3 इज नथिंग बट 1, तो 3 प्लस 1 4। तो मैंने 4 वैसे लिख के दिखा दिया, नहीं तो आप कॉमन सेंस से करते तो सीधे ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है जी, तो बी की कार्डिनलिटी मेरे को सीधा पता लगी 4, क्योंकि मेरे को बी की कार्डिनलिटी से ज्यादा मतलब है। ठीक है जी, अब आप जरा मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जी? है ना, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में से कॉमन पार्ट। तो ए आपने लिख रखा है, बी आपके पास है, दोनों में से कॉमन पार्ट बताओ। कॉमन पार्ट का मतलब क्या होगा भाई? निकालो भाई, अब मैं क्या बोलूं, है ना? हेड हेड टेल, ये आ गया एक, हेड टेल हेड। हाँ जी, हेड टेल हेड यहाँ पे बैठा है, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड भी हमारे पास बैठा है, और हेड हेड हेड
बस ये मिसिंग है, तो 3 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा जी, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। ठीक है जी। अब देखो, अब अगर आप ये सब नहीं करना चाहते थे, ये सब 7 लिखना और ये सब 4 लिखना, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको जल्दी जल्दी भी करके दिखाऊंगा। अभी सिंपल बात करते हैं, ठीक है, अभी ज्यादा इसको चीजें को कॉम्प्लेक्स नहीं करते। तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी जी, 3 आ जाएगी। ठीक है जी, तो बस अब आप सॉरी, तो अब आपको बस मुझे बताना है, तो यहीं से पता लगाओ भाई आपको क्या निकालना है, अभी बी गिवन है या ए गिवन बी। तो आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो भाई, बी गिवन है मेरे को चाहिए, है ना, क्योंकि बी क्या है भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हैड, तो मतलब प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हैड गिवन एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड टेक, है ना। तो बी गिवन है मेरे को चाहिए, दिस इज बी, दिस इज ए, तो बी गिवन है मेरे को चाहिए। आप समझ पा रहे होगे, है ना। वही बात है, देखो मैंने आपको बताया नहीं, स्टेप बाय स्टेप में नहीं चलाऊं, लेकिन आप समझ पा रहे होगे। 3 कॉन्सेप्ट एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड हैड, मतलब गिवन एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड हैड, तो वो गिवन वाली बात सेंस आ रही है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसे तरीके से चला दिया। वही बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रही है, तो इसलिए मैं आपको बार बार पहचान नहीं करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसा है। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना, बाकी जब नए नए कैटेगरीज पढ़ लेंगे, तो वहां पे फिर मैं आपको पहचान करने सिखाऊंगा बार बार कि अच्छा ये नया क्वेश्चन आया तो इसको हम ऐसे अप्रोच करेंगे एंड सॉल्व। तभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रही है, तो ऑब्वियस बात है हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसको सॉल्व कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही है, बट स्टिल कैटेगरी की पहचान मैंने आपको ऐसे समझाई दी है ना। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो आपको लगा 3 कॉन्सेप्ट गिवन एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड हैड, तो गिवन वाली बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली निकल के आ रही है ना, तो इसका मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है जी, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ चुका होगा। ठीक है जी, तो पहले चीज समझ में आ गई, कैटेगरी पहचान कर लिया हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद बस फिर हमारा काम बचता ही नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ आ चुकी है, तो सब स्पेस का आपने साइज निकाला, ए का साइज निकाला, बी का साइज निकाला, ए इंटरसेक्शन बी का साइज निकाला, और आप पता लगा चुके हो कि बी गिवन ए मेरे को चाहिए, तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, दोबारा से बोल रहा हूं, बी गिवन ए को चाहिए क्योंकि बी क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हैड, तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हैड गिवन एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड टेक, है ना। तो प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी गिवन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो ए ऑलरेडी हैपेंड, ए हैपन हो चुका है, एटलीस्ट टू वन ऑफ देम शुड टेल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हैड, तो कम से कम दो ने हेड शो किया, तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू देम शुड हैड गिवन एटलीस्ट वन ऑफ देम, गिवन एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड टेक। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दोबारा से बोलता हूं भाई, देखो बी क्या है, बी है जी प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हैड, हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हैड गिवन एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड टेक, तो यही है बी गिवन है। आई थिंक समझ चुके होगा आप लोग, मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूं। ठीक है जी, तो ये कहते थे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है जी, ए गिवन बी बताओ ये क्या है, ए सॉरी ए क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, देखो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी है जी, 3, 3 बटा 8 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे भाई, ए क्या है जी 7, ए की कार्डिनलिटी कितनी है जी 7, 7 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है जी, सीधा आंसर आएगा जी 3 बटा 7। ठीक है, अच्छा अब देखो उल्टा भी कर सकते थे, यहीं पे अगर मैं आपसे ये पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो ए गिवन बी का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, देखो ए क्या है भाई, ए देखो एटलीस्ट वन ऑफ देम शो टेल, तो हम क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम शो टेल गिवन, गिवन एटलीस्ट टू ऑफ देम शोड हेड। ठीक है, तो अब देखो कितना अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम शो टेल गिवन एटलीस्ट टू ऑफ देम शोड हेड, पता नहीं क्या है और क्या नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। थोड़ा सा वही बात है, डीप में सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, बट एकदम क्लिक नहीं होएगा, तो एकदम क्लिक नहीं होगा, तो इसलिए तो फॉर्मूले मैं आपको करा रहा हूँ। तो अब देखो एक झटके में मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा, ए गिवन बी के लिए कार्डिनलिटी, हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी हम आप देख चुके 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने भी देखी थी, कितनी आई थी जी 7/8। ठीक है जी, तो ये आया जी 7/8, तो अगेन 3/7। ठीक है, और सॉरी क्या कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी फॉर दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा ना भाई, है ना, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है जी 4/8। ठीक है, वही मैं कहूँ दोनों आंसर सेम कैसे आ गए, हाँ जी, तो ये आएगा जी 4/8, तो ठीक है जी, तो घुमा फिरा करके आंसर आएगा जी 3/4। ठीक है, कॉमन सेंस है आपके लिए होमवर्क है भाई, आप अपने आप से सोचेंगे कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बातें आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब खुद ही खिलाफ हूँ कॉमन सेंस से करने के, तो मैं ज्यादा यहाँ पे बोलूंगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ, आप लोग आराम से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिया आपको कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हैड गिवन एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड टेल, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड टेल गिवन एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हैड।
दोनों चीजें मैंने आपको बता दी और ये मैंने करा दिया दोनों चीजें आपको, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। लो जी, पहले फटाफट क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करने के बाद आंसर भी नोट डाउन करो। तो हमारा एक्चुअल आंसर ये है जी, क्वेश्चन का आंसर ये है। ये तो मैंने बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन बता दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना, जितना बोलूं उतना टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं। बढ़ जाऊं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, 3 आंसर फ्लिप्ड, एटलीस्ट 2 ऑफ देम शुड हैड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। आई थिंक ये मैंने अभी आपको करा दिया है सॉल्व, है ना। एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड टेल, हाँ, एटलीस्ट टू ऑफ देम, क्या है क्वेश्चन, एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हैड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, है ना। तो आपको अब ये गिवन है, 3 को आपने फ्लिप करना है, गिवन क्या है, एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हैड, गिवन है एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हैड, ये देखो वही बात है, गिवन एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हैड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड टेल, बिल्कुल वही है भाई। प्लीज इसका आंसर मैंने आपको अभी ऑलरेडी निकलवाई दिया है, आंसर आएगा जी 3/4, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिख के छोड़ देता हूं, प्लीज आप अपने आप चेक कर सकते हैं, 3/4 आंसर आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन को चेक करो, उसी के हिसाब से निकलेगा। तो ये आपको मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, जितना बोलूंगा उतना टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। तो मैं स्टेप्स लिख देता हूँ फटाफट से। सैंपल स्पेस की पहचान करना, 8 आएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर ए इवेंट की पहचान करना, बी इवेंट की पहचान करना, ए इंटरसेक्शन बी इवेंट की पहचान करना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। हाँ रादर वैसे ना प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि थोड़ा जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे, तो वो यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। तो होमवर्क को छोड़ो, आपको मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इन सब चीजों को हटाता हूँ और जल्दी जल्दी कराता हूँ, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट वे से आप गेट एग्जाम में कैसे सोचेंगे क्वेश्चन को, वो मैं दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो होमवर्क में आप अपने आप कर सकते हैं, बट स्टिल अगर पोज करके अपने आप कर लो। तो मैं अब आपको फटाफट से कराता हूँ, देखो 3 क्वांट्स आर फ्लिप्ड, तो मैं फटाफट से सैंपल स्पेस बोलूंगा जी 2 पावर 3, दैट इज नथिंग बट 8, क्योंकि ये चीज आप समझ पा रहे हो भाई, यहाँ पे भी 2 चॉइस, यहाँ पे भी 2 चॉइस, यहाँ पे भी 2 चॉइस, तो 2 पावर 3 दैट इज नथिंग बट 8। अच्छा, एटलीस्ट 2 ऑफ देम शोड हेड, तो ए क्या होगा जी, एटलीस्ट 2 ने हेड शो किया है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, अच्छा जी कम से कम 2 ने हेड दिया, मतलब 2 या 3 में हेड आ सकता है, तो मतलब तीनों के तीनों पे टेल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सीधा सीधा ए की कार्डिनलिटी 7 आपको समझ में आ जाएगी। नहीं समझ आ रही तो आप ऐसे सोच सकते हैं, एटलीस्ट 2 ऑफ देम शुड हेड ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एटलीस्ट 2 ऑफ देम शुड हेड मतलब कम से कम 2 ने हेड दिया ना, एटलीस्ट 2 ऑफ देम शुड हेड, है ना। तो 2 ने हेड दिया होगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया भाई यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, जल्दबाजी में वो देखो मिस्टेक हो जाती है ना। हाँ जी, तो एक एटलीस्ट 2 ऑफ देम शुड हेड, तो कम से कम 2 ने हेड शो किया है। हाँ जी, तो लो जी ये 3 हो गए ना, तो 3C2, कम से कम 2 ने हेड शो किया, मतलब 2 ने हेड शो किया या फिर तीनों ने हेड शो किया, ठीक है जी। तो इट कम्स आउट टू बी 4, है ना। तो हमने सीधा आंसर 4 लिख दिया। ऐसे पहचान करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, तो बी की कार्डिनलिटी बताओ, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल आने का मतलब क्या होगा भाई, कम से कम एक टेल तो आया। तो उसका कॉम्प्लीमेंट बड़ा आसान था, कॉम्प्लीमेंट क्या होता, एक भी टेल ना आया, मतलब तीनों पे हेड आया, तो फिर एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, मतलब एक टेल आने के चांसेस कितने होंगे जी, 7 होंगे, है ना। नहीं समझ आ रहा तो ऐसे भी देख सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट वन टेल है ना, एटलीस्ट वन टेल मतलब 3 में से किसी एक पे टेल आया, 3 में से किसी 2 पे टेल आया, या 3 में से तीनों पे टेल आ गया, है ना। तो ये कितना निकल के आएगा भाई, 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, 3C1 इज 3, 3C2 इज 3 प्लस 1, 3 3 6 और 1 7, वही मैंने 7 यहाँ पे लिख के दिखाया है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो बी ये हो गया। अच्छा जी, अब देखो जी ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा भाई, दोनों का कॉमन पार्ट, पहले पार्ट ने क्या कहा, एटलीस्ट 2 ने हेड शो किया, और फिर गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, दोनों ने हेड शो किया और कम से कम एक टेल भी आए, तो क्या क्या चांसेस होंगे, ऑब्वियसली 3 चांसेस होंगे। आप समझ पा रहे हो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, इसने क्या कहा है जी, कम से कम 2 पे हेड आया है, लो जी कम से कम 2 पे हेड आया है, और इसने क्या कहा है, कम से कम एक पे टेल आए, तो कम से कम 2 पे हेड आया, ये होगी बात, है ना, या फिर ये होगी बात, या फिर, है ना, क्या हो सकता है, ये होगी बात। अच्छा जी, तो ये हो गया जी, एटलीस्ट 2 ऑफ देम शुड हेड ना, हाँ जी, तो कम से कम 2 पे हेड है, तो तीसरा और चौथा कैसे होगा भाई, तीनों पे हेड आ गया, है ना। तो ये चीज हमारे पास होगी। अच्छा, अब इसने कहा क्या है, दूसरे वाले ने क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक पे टेल आए, कम से कम एक पे टेल आए,
तो देखो भाई यही कॉमन पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना, इसमें तो एक जगह ही नहीं जहाँ पे मैं टेल घुसा सकूं, तो ऑब्वियसली तीन चॉइसेस आएंगी। तो वही बात है, मैं जितना बोलूंगा उतना टाइम पास, अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस से अपने सोचोगे तो आपको समझ आएगा, ये बहुत महा बकवास और बहुत बेसिक बातें हैं। ठीक है जी, तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी आ जाएगी जी 3, बस। तो अब मेरे को चाहिए क्या जी, आप मुझे जरा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मुझे चाहिए, बी गिवन ए को चाहिए क्योंकि इसने बी क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल गिवन एटलीस्ट टू ऑफ देम शोड हेड, तो गिवन एटलीस्ट टू ऑफ देम शो हेड, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल चाहिए, कम से कम एक टेल चाहिए, तो ये भी बताता है ना, तो आप समझ पा रहे हो बी गिवन ए चाहिए। मैं पहले बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी है जी 4, है ना, 4 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी 8 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कार्डिनलिटी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी 3 थी, सॉरी फॉर दैट, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी 3 थी, 3/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे भाई, ए क्या है जी 4 है, 4 है कार्डिनलिटी 4/8, तो सीधा आंसर है जी 3/4। देखो भी पहले भी हमने 3/4 ही निकाल के दिखाया था, आप चेक कर सकते हो 3/4, यहाँ भी मैंने वही 3/4 निकाल के दिखाया। थोड़ा सा मैंने एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी बट मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरा मन माना नहीं तो मैं चाहता तो बहुत जल्दी कर देता, बट वही बात है, शायद मुझे लगा किसी बच्चे को कंफ्यूजन आ जाए इसलिए मैंने थोड़ा ढंग से करके दिखा दिया। तो ए इंटरसेक्शन भी समझ चुके हो आप लोग कि 3 क्यों आया है ना, क्लियर है ना। तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट वे में चलते तो हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत जल्दी। ठीक है, मैं एक बार दिखाऊं आपको, अगर आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो आपके माइंड में देखो कितनी जल्दी चीजें आ सकती थी अगर स्पीड से चलाओगे ना दिमाग को आप, क्योंकि मैंने आपको सोल्यूशन दिखा दिया है। आप स्पीड से चलाते तो देखो हम फटाफट से कैसे करते, सीधे सीधे बोलते भाई, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो सैंपल स्पेस हमारे पास हो जाता जी 8, सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा जी, टू ऑफ देम शोड हेड, तो इवेंट ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाती है, दो ने हेड शो किया, कम से कम दो ने हेड शो किया है, तो 3C2 + 3C1, सीधा सीधा माइंड में करके आंसर 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल, तो सीधा सीधा दिमाग में करोगे कम से कम एक पे टेल आना चाहिए, तो 3C1 + 3C2 + 3C3, 3C1 इज 3, 3C2 इज 3 और 3C3 इज 1, तो 3 3 6 और 1 7। लो जी, अब ए इंटरसेक्शन बी करो, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कैसे निकालोगे, ये क्या कह रहा है, कम से कम दो पे टेल हो और साथ साथ कम से कम, सॉरी, एटलीस्ट टू ऑफ देम शुड हेड, मतलब कम से कम दो पे हेड हो, पहला इवेंट ये हो गया, और साथ साथ हमारे को क्या चाहिए, कम से कम एक पे टेल हो, कम से कम दो पे हेड और कम से कम एक पे टेल, तो कॉमन पार्ट क्या निकलेगा, दो पे हेड और एक पे टेल चाहिए आपको, तो ठीक है जी, तो अब वही बात आएगी, दोनों तरफ हेड बीच में एक टेल, या फिर पहले टेल दो हेड, या फिर आखिरी में टेल शुरू में दो हेड, तो तीन ही पॉसिबिलिटी है, फटाफट दिमाग में अपने आप आंसर आने लग जाएगा। तो बस अब सीधे सीधा आंसर आपको क्या चाहिए था जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो बी गिवन ए के लिए ए गिवन ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी 3 है, डिवाइड बाय ए की कार्डिनलिटी 4 है, तो सीधा आंसर 3/4। थोड़ा सा माइंड चलाओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़े। ठीक है जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक सो, है ना, हाँ बस ये लास्ट है, बस फटाफट से करते हैं इसको और अपना काम कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, देखो भाई, 10 कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, इवेंट ई इज एटलीस्ट 5। ठीक है, तो एटलीस्ट 5 मतलब कम से कम 5 आपको शो हुआ, 10 कार्ड हैं आपके पास, एक से लेकर 10 तक नंबर है, मतलब 1 2 3 4 अप टू 10, ये कार्ड्स है हमारे पास, सब पे नंबर लिखा हुआ है। इवेंट क्या कह रहा है, एटलीस्ट 5 आया हमारे पास, मतलब 5 से लेकर 10 तक कोई भी आ गया है, तो इवेंट ई में क्या है जी, 5 6 अप टू 10, है ना, हाँ जी, तो इवेंट ई की कार्डिनलिटी कितनी है जी, 6 है। अब प्लीज ये गलती होती है गेट एग्जाम में, 5 में बोल के आ जाना, 10 - 5 + 1, ये बोलना होता जी 6, 5 से लेकर 6 तक कितने जी, 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी कर सकते हो गिनती, पेपर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको चीजें समझ नहीं आती तो 99% बच्चों को दिक्कत आती है, 5 से लेकर 10 तक है तो जल्दबाजी में 5 करके आ जाएंगे, नहीं जी नहीं, 6 है ये, 10 से लेकर 5, वही अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, जैसे हम नंबर वो निकालते थे ना एरे में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने निकालते थे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, तो यहाँ पे भी वही बात बोलना है, मैक्सिमम 10 है, मिनिमम 5 है, तो 10 - 5 + 1 दैट इज नथिंग बट 6, और गिनती करोगे तो उंगली पे भी गिनती कर सकते हो गेट एग्जाम में बैठे बैठे, कोई शर्म वाली बात नहीं है कि बच्चे हैं या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, नर्सरी केजी के बच्चे बन जाओ, ऐसे बोलो 5 6 7 8 9 10, 6 है जी, ठीक है जी, सब पहचान होगी हमारे को, ठीक है जी, तो इवेंट ई हो गया जी, ई की कार्डिनलिटी हो गई जी 6। अच्छा उसके बाद क्या करें, गिवन दैट ई ऑलरेडी अक्कर्ड, बस देखो गिवन और बात आ गई ना, तो समझ लेना भाई अपने आप, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हाँ जी, गिवन दैट ई ऑलरेडी अक्कर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज 10,
ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड ड्रॉ 10 हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। तो अब नया सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा जी, 5 से लेकर 10 तक, और आपको कार्ड ड्रॉ करा है 10, तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 1/6। दिस इज माई डायरेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर फॉर्मुले से ही करना चाहते थे तो आप ऐसे कर सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मुले से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कॉमन सेंस तो समझ में आ चुके हैं, क्योंकि बहुत डेड सिंपल क्वेश्चन था, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर फॉर्मुले से भी करा देता हूँ। ठीक है जी, तो ई हो गया, रादर इसको ए बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जैसे हम अपने मेथड से कर रहे हैं उसी मेथड से करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो मैं इसको बोल देता हूँ जी ए। ए इवेंट ये हो गया जी, तो ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी जी, ए की कार्डिनलिटी होगी जी 6। ठीक है जी, तो ए हो गया जी 5 से लेकर 10 तक, तो ए की कार्डिनलिटी होगी जी 6। अच्छा जी, बी इवेंट क्या है जी, बी इवेंट है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन 10। ठीक है, मतलब कार्ड ड्रॉन इज 10, तो बी इवेंट हो गया जी 10 ड्रॉ हुआ, तो 10 ड्रॉ होने की ये देखो बी में सिर्फ यही आएगा, तो बी का कार्डिनलिटी कितना हो गया जी 1। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जी, 10 और 5 से लेकर 10 तक में इंटरसेक्शन क्या है जी 1 है, तो ए इंटरसेक्शन बी की बी में आएगा जी ऑब्वियसली 10, तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी होगी जी 1। तो अब आप जरा मुझे समझाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब क्या निकालना है आपको, बी गिवन है या ए गिवन, ऑब्वियसली बी गिवन चाहिए है ना, क्योंकि क्या है जी, देखो क्या बोला हुआ है आपको, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज 10 गिवन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब गिवन एटलीस्ट नंबर इज 5, तो गिवन एटलीस्ट नंबर इज 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, है ना, तो मतलब बी मतलब वही कार्ड ड्रॉन इज 10, है ना। हाँ जी, तो क्या करोगे बी ऑब्वियसली, तो आपको क्या चाहिए, बी गिवन ए चाहिए। हाँ जी, तो ये क्या होगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी आएगी जी, ए रेसिपी की कार्डिनलिटी 1 है, 1 डिवाइडेड बाय आपका टोटल कितना है जी 10 है ना, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है जी 10 है ना, मैंने पहचान नहीं कराई, बट आप समझ पा रहे होगे, नहीं समझ पा रहे हो तो लो जी, पहला स्टेप हमारा सैंपल स्पेस ही होता था जी, सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी 10 है, यहीं से मैंने वैसे दिखाया था आपको, है ना, यहीं पे ही मैंने आपको क्लियर किया था, आपको समझ में आ रहा होगा जी, सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी 10 आएगी, क्योंकि 1 to 10 हमारे पास है कार्ड्स है। ठीक है जी, इवेंट ए की पहचान होगी, बी की पहचान होगी, ए इंटरसेक्शन बी की पहचान होगी, तो बी गिवन है चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होगा जी, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, दैट इज नथिंग बट 10 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी है जी 6 है, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी दैट इज 10, तो आंसर कितना आएगा जी 1/6, वही हमने कॉमन सेंस से किया था। बट वही बात है, मेरी काइंड सजेशन है कि एक बार फॉर्मूले से भी आप इसको कर लो, क्योंकि एक बार आपने फॉर्मूले से भी कर लिया ना, तो माइंड में फिट हो जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन है बार बार समझा रहा हूँ, एकदम ज्यादा इधर उधर सोचना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे एकदम, ठीक है, एकदम फोकस रहना है और फॉर्मूले के हिसाब से आंसर निकाल देना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको हम लोग कैसे कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर सको। ठीक है, कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन भाई, बहुत इजी, डेड इजी। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पे आपको थोड़ा सा क्रक्स पता लगेगा और पता लगेगा कि हम ये फॉर्मुले क्यों यूज कर रहे हैं। आपको तो भी सिरदर्दी लग रही होगी कि क्यों फॉर्मुले कर रहे हैं, क्या है फालतू में, सीधे सीधे तो कॉमन सेंस से आंसर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, कहीं कहीं आप फंसोगे। मैं दिखाऊंगा आपको अगली क्लास में कहाँ कहाँ थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो कॉमन सेंस नहीं लगानी, बार बार समझा रहा हूँ, फॉर्मुले से आंसर निकालना है। ठीक है जी, तो आप इसको जरा कर लो फटाफट से नोट डाउन। ठीक है, तो ठीक है, ये देखो हमने यहाँ छोटा कर दिया है, आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से मेरे को एक बार और बोलने की जरूरत है कि समझ चुके हो, बट फिर भी मेरे को थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो मैं एक बार फटाफट बोल देता हूँ। सबसे पहला काम था सैंपल स्पेस पहचानना, आपने को सैंपल स्पेस पता लग गया 10 है यहाँ पे ही, है ना। उसके बाद ए क्या, ए इवेंट जो था, मतलब जो इवेंट इसने क्या रखा था एटलीस्ट 5 है, तो मतलब 5 से लेकर 10 तक कुछ भी आ सकता है, तो ए का कार्डिनलिटी होगी जी 6। बी क्या होगा जी, इवेंट बी क्या होगा जी, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज 10, कार्ड ड्रॉन इज 10, तो 10 हो गया हमारे पास, एक ही इसमें हमारे पास यू कैन से इवेंट में एक ही नंबर आएगा दैट इज 10, तो बी की कार्डिनलिटी होगी जी 1। ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा भाई, ऑब्वियसली 10 इज सबसेट ऑफ 5 से 10 तक जो भी नंबर है इसका 10 सबसेट है ना, तो सीधी सी बात है ए इंटरसेक्शन भी वही आ जाएगा जी 10, मतलब बी टाइप ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी भी 1 आ गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन हमारे को चाहिए था, क्यों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन चाहिए था, क्योंकि बी देखो, बी का मतलब क्या है, बी है ये कार्ड ड्रॉन इज 10, और फिर गिवन ए क्या था भाई, ए है हमारे पास ये जो इवेंट था, ई था एटलीस्ट 5, है ना, तो बी गिवन का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी गिवन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग what is the probability of drawing the card 10 given we have got at least number 5। ठीक है,
एटलीस्ट 5 आया हमारे पास। हाँ जी, तो ये चीज आप गेस कर पा रहे होगे। तो बी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इस हिसाब से हमारा आंसर निकल गया। अच्छा, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं ये भी आपसे पूछ लेता हूँ कि यहाँ कर देता हूँ। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या होता है? ए क्या है भाई? ये है ना? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट नंबर 5 गिवन कार्ड ड्रॉन इज 10? ऑब्वियसली आंसर 1 आएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है जी? देखो, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं जी, 1/10। ठीक है जी, 1/10 डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है जी? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको यहीं से नजर आ रही है, बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय बी की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, दैट इज नथिंग बट 1/10 आपको नजर आ रहा है। तो 1/10 डिवाइडेड बाय 1/10, दैट इज नथिंग बट 1, आंसर यही आना था। और कॉमन सेंस की बात है भाई, ये क्या कह रहा है मैं? ए गिवन बी का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो हैपनिंग ए मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए, क्या था भाई? ए था हमारा ये 5 से लेकर 10 तक का नंबर था, एटलीस्ट 5, है ना? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting number at least 5 given card drawn is 10? Obviously आंसर 1 आएगा। 10 is already greater than 5। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना? तो एटलीस्ट 5 चाहिए था ना हमारे को, तो कम से कम 5 चाहिए था, मतलब 5 या 5 से बड़ा नंबर आ सकता, तो वही बात है, 1 आएगा। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा, है ना? तो लिख दूं मैं ए गिवन बी का मतलब क्या है? शायद आपको कंफ्यूजन आ रहा हो, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो दिक्कत आ सकती थी, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना? तो मैं नीचे करके लिखता हूँ, ज्यादा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ढंग से लिख देता हूँ, फिर आप नोट डाउन भी कर लेना इसको, ठीक है? हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर एट लीस्ट 5 गिवन कार्ड ड्रॉन इज 10। ठीक है, कार्ड ड्रॉन इज 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर एटलीस्ट 5 गिवन कार्ड ड्रॉन इज 10। तो ये आपको वैसे नजर आ रहा है भाई, 10 तो आपने निकाल ही लिया है, और आप कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट ग्रेटर देन 5 आया है, तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा, क्योंकि 10 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 5। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो आराम से, छोटा कर देता हूँ, और बस ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो ठीक है जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बता दी हैं, फॉर्मूले के हिसाब से कैसे आंसर निकालना है वो भी समझा दिया है, और हर एक क्वेश्चन को देख पा रहे हो मैं बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, हर एक एक क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूले यूज करे, देखो पीछे देखो, हर जगह फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको दिक्कत फिर कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, उसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, और अगर आपने वो सॉल्व कर लिए तो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर, कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।